Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, अंग्रेजी में हेडलाइंस के बाद निश्चित। The headlines: GST collection for August grows 11% to 1.6 lakh crore rupees. At the stock market, Sensex climbs 556 points, Nifty advances 182 points. Payment platform Unified Payment Interface UPI crosses 10 billion transactions for the first time in August. And Maruti Suzuki India reports the highest ever monthly wholesales at 1.89 lakh units in August. आर्थिक सुर्खियों में अगस्त के दौरान जीएसटी राजस्व 11% बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। मुंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स में 556 अंक और निफ्टी में 182 अंक की बढ़त। भुगतान प्रणाली यूपीआई अगस्त में पहली बार 10 अरब लेन देन का आंकड़ा पार किया और मारुति सुजुकी ने अगस्त में सर्वाधिक मासिक बिक्री 1,89,000 वाहन दर्ज किया। अगस्त के दौरान वस्तु एवं सेवा कर राजस्व यानी जीएसटी 11% बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए दर्ज हुआ। राजस्व मंत्री संजय मल्होत्रा ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि पिछले वर्ष अगस्त में यह राशि 1,43,000 करोड़ रुपए थी। पुनीत, किस तरह से आंकते हैं जीएसटी राजस्व अगर बढ़ता है तो क्या सीधा सीधा ये माना जाए कि व्यापारिक गतिविधियां या आर्थिक गतिविधियों में निरंतर बढ़त मौजूद है? बिल्कुल अमित, जैसे आप ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा जो पहला हम एनालिसिस कर सकते हैं वो ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो बहुत स्ट्रांग है। और कल जो जीडीपी डेटा आया वो भी ये दर्शाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी मेंटेन हो रही है। और मैं ये कहूँगा कि 1.6 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो काफी एनकरेजिंग है। ये एक 6th मंथ इन अ रो है, 6 महीने से लगातार आप देखें तो ये आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ से ऊपर मेंटेन कर रहा है। अराउंड 11 to 12% ग्रोथ है एनुअलाइज बेसिस पे। और जो बजट का ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो बजट एस्टिमेट था उसमें करीब 12% ग्रोथ को एस्टिमेट किया गया था। तो मुझे लगता है कि वो बजट एस्टिमेट से हम बेहतर चल रहे हैं और फुल ईयर जो फिगर्स आएंगी जीएसटी कलेक्शन की वो 12% से ज्यादा होंगी। तो उससे फिस्कल डेफिसिट पर भी हमें पॉजिटिव असर पड़ेगा और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए तो ये बेहतर है ही। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। फुल ईयर कलेक्शन ऑफ जीएसटी मेरे अनुमान से 20 लाख करोड़ से ऊपर होगी इस साल। अच्छा, जिस तरह से ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की आर्थिक जगत पे भी शायद कहीं उसका कुछ हल्का सा असर आ सकता है और बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र थे अर्थव्यवस्था में जिसका प्रदर्शन शायद उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन ये अगर आंकड़ों को देखते हैं तो ये कितना उत्साह जगाते हैं? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपने पॉइंट रेज किया कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है। और ये बात हम जीएसटी कलेक्शन से भी देख सकते हैं क्योंकि जो कस्टम इंपोर्ट्स हैं हमारे, वहां पर ग्रोथ सिर्फ 4% हुई है कलेक्शन में और जो डोमेस्टिक कलेक्शंस हैं उसमें 14% ग्रोथ हुई है। तो इससे ये बात साफ है कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट तो बहुत पॉजिटिव नहीं है लेकिन डोमेस्टिक ग्रोथ अभी भी काफी स्ट्रांग है और वहां पर जो हम बढ़त देख रहे हैं वो काफी सस्टेनेबल लग रही है। पूरे अगर आप मुझसे देखें तो जो ब्रेकअप अगर हम जीडीपी डेटा से मैं इसको उसके साथ रखकर एक एनालिसिस कर रहा हूं, आप जीडीपी में हमने देखा कि जो सर्विसेज सेक्टर है यानी ट्रैवल, ट्रेड, होटल्स, ये जो सेक्टर है काफी स्ट्रांग ग्रोथ आई है जीडीपी डेटा में। तो और कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन में भी इसी सेक्टर से हम देख रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन काफी स्ट्रांग रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर काफी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर है।
तो डेफिनेटली इस डेटा को अगर हम और एनालाइज करेंगे तो हम इसमें डीपर एनालिसिस निकाल सकते हैं। पर क्लियरली आप ये फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि जो सर्विसेज सेक्टर है और डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसका प्रदर्शन बहुत बेहतर है, हालांकि ग्लोबल चैलेंजेस हैं। Puneet, you were talking about the global challenges that we may face in the coming times, and of course, the global headwinds are there for real. So, how do you see the data which came out yesterday about the GDP? Of course, it's very heartening and very positive. So, how do you see this sustaining the momentum in the coming, the remaining part of the current fiscal? So the first quarter data that we got, 7.8% growth, was of course, I think beyond our expectations. And while we knew that the economy did very well in the first quarter, but I think the GDP print was much above everybody's estimates. And even the breakup of that GDP print, like I was mentioning earlier, that breakup is very interesting. It shows that the services sector, and service sector mostly is linked to employment in urban areas. So these sectors doing better within the larger GDP picture, they paint a very promising picture. So I would say that the GDP data on the face of it poses certain challenges, but at the same time I think it holds a lot of promise. Going forward, of course, it will not be easy to sustain this momentum. Overall, full year estimate of GDP growth has been put at 6.5%, which means that the rest of the year we might see GDP growing at about 6%, which is okay. I mean, of course, we could do better. But if you look at the global data, and India will of course be the fastest growing large economy. So I think in that sense it is commendable, but we should of course be trying to do better. नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% की बढ़त से 556 अंक उछलकर 65,387 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 182 अंक की बढ़त से 19,435 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 556 points or 0.9% to end at 65,387 today. The Nifty at the National Stock Exchange advanced 182 points or 0.9% to 19,435. And in the broader market on the BSE, both the mid-cap and the small-cap index rose 0.8% each. Sectorally, on the Bombay Stock Exchange, all the indices ended higher except the health index. So the metal index zoomed 3.3%, the utilities index spurted 3.1%, the power and the telecom index surged 2.7% each. The oil and gas index jumped 1.9%, the auto and the commodities index advanced 1.6% each, the energy index added 1.5%, the bankex moved up 1%, the IT, the realty, the tech and the consumer discretionary index rose 1% each. The financial services and the services index gained 0.8% each, and the industrial index ended 0.6% higher, but the healthcare index fell 0.6%. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की मजबूती से 82 रुपये 72 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। पुनीत, शेयर बाजार की दशा और दिशा किस तरह से आंकते हैं आप? दो अच्छी खबरें हैं, कल जीडीपी के बेहतर आंकड़े थे, आज जीएसटी कलेक्शन के अच्छे आंकड़े हैं। कितना समर्थन मिलेगा शेयर बाजार की स्थिति पर इनसे? हालांकि अभी भी अगर देखा जाए तो निफ्टी तकरीबन 65,000 के स्तर के आसपास है और वहीं निफ्टी भी 19,500 से ऊपर एक शायद कहीं एक लेवल पे अटक रहा है। तो अमित देखिए, अगर हम हेडलाइन इंडिसेस को देखते हैं तो और साथ में ही जो व्यापक बाजार है, जो ब्रॉडर मार्केट है, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक्स, तो हम देखते हैं कि ये चौंकाने वाली रैली मार्केट में बनी हुई है। हालांकि काफी एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में एक करेक्शन आ सकती है, शार्प करेक्शन आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन अभी तक वो ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये बहुत ही पॉजिटिव एक ट्रेंड है। हालांकि अगर देखें तो जो इकोनॉमिक डेटा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। जीडीपी डेटा हमने कल देखा, साथ में जीएसटी कलेक्शंस, जिससे कि फिस्कल जो हेल्थ है इकोनॉमी की वो रिफ्लेक्ट होती है, वो बहुत अच्छा डेटा है। तो क्लियरली जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है, वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस पूरे पॉजिटिव एक जहाँ पर मार्केट वैल्यूएशंस भी काफी रिच हैं, वहां पर इन्वेस्टर्स को भी कॉशियस ही रहना चाहिए।
आज भी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वहां की वैल्यूएशंस काफी तेज हैं, काफी ऊंची हैं, वहां पर भी थोड़ा कॉशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर आप ऑप्टिमिज्म, कॉशियस ऑप्टिमिज्म से चलेंगे तो ये एक अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टेड रहने के, साथ में ही थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए एंड नॉट गेट कैरिड अवे। Puneet, you specifically red flag the mid caps and the small caps, as we could understand here. So, would you advise the investors or our listeners to more or less move towards the large caps in the coming sometime? So, essentially, if you look at the market internals right now, the markets are sitting at almost all-time highs. Valuations are very high, and I would say that the risk element in this market is also pretty high. Although if you look at the VIX index, it is not showing that kind of a risk. But I think particularly in small cap and mid cap space, in fact, the warning that the valuations there have become very rich, and investors who are holding mid cap and small cap stocks, either they should book partial profit, they should be ready for the long haul. See, a lot of people have entered the market thinking that they can make quick money and they can quickly make large profits. I think those days, that time for easy money is not there. Investors, particularly in the mid cap and small cap stocks, they should be cautious. पुनीत, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि बाज़ार एक करेक्शंस कहीं ना कहीं की उम्मीद कर रहा था, हमने पिछले 10 दिनों में पहले भी हमने बात करी थी कि बाज़ार में तकरीबन 5 से 10% का सुधार लगभग लग रहा था कि आएगा ही आएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर बाज़ार इस स्तर पर बरकरार रहता है और ये भी जानते हुए कि पहले तिमाही के नतीजे बेहतर थे, दूसरी तिमाही में भी तकरीबन 2 महीने बीत चुके हैं, क्या माना जाए कि हमारा जो जीडीपी का आंकड़ा है या आर्थिक गतिविधियां हैं अभी भी उसमें इतनी मजबूती है जो बाज़ार की दशा को संभाले हुए है, या जो ग्लोबल परिदृश्य है उसमें इतनी सारी चिंताओं के बावजूद भी हमारा जो इंटरनल मामला है वो इतना मजबूत है जो बाज़ार को कहीं ना कहीं संभाले हुए है? किस तरह से आंकेंगे आप? अमित, देखिए, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं और स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो उसके 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आप लंबे अरसे तक अगर किसी शेयर्स को होल्ड करना चाहते हैं तो आपको उसका जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है, जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हैं, आपको वो देखना होता है और उसके बाद आप उसको होल्ड करते हैं चाहे कितनी भी वॉलेटिलिटी हो। स्टॉक को में आपका लॉन्ग टर्म विश्वास, एक मैं कहूंगा कि रहता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट को बहुत सारे दूसरे कारण हैं जो कि फंडामेंटल से लिंक नहीं है, दे में अफेक्ट मार्केट। सबसे बड़ी बात है उसके अंदर वैल्यूएशन। कई बार कंपनीज के जो पी मल्टीपल्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि एक फैंसी होती है स्टॉक्स को खरीदने की, पर्टिकुलरली जैसे मैंने पहले कहा स्मॉल कैप्स और मिड कैप स्टॉक्स जहां पर तेजी से शेयर बढ़ते हैं तो वहां पर एक फैंसी बन जाती है स्टॉक्स की, और इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाते उन इन्वेस्टमेंट, उन हाई वैल्यूएशंस पर। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हालांकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स पे हम नजर जरूर रखें, पर शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन जो है उस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है और प्रिकॉशन जरूरी है। अच्छा, अभी भी आपके नज़र में वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे निवेश की संभावनाएं भी अभी भी बरकरार नजर आती हैं इस ऊंचे स्तर पे भी? देखिए अमित, जो पिछले दिनों हम, आपको याद होगा पहले हम बात कर रहे थे तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज की हम बात कर रहे थे क्योंकि वहां पर वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव थी, डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी थी। पिछले 2 सप्ताह में काफी बड़ी तेजी पीएसयू स्टॉक्स में आई है, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में आई है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक्स हैं पीएसयू स्पेस में, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स अगर हम देखें तो वहां पर अभी भी वैल्यूएशंस रीजनेबल है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। अभी भी आपको 3 से 4% की डिविडेंड यील्ड के शेयर्स आपको मिलते हैं अच्छी सरकारी कंपनियों में। तो मुझे लगता है ये एक क्षेत्र है जो कि सेफ है। साथ ही आप कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि उसका जो डेटा आ रहा है वो भी बहुत पॉजिटिव है, वहां भी हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर अभी भी शायद वैल्यूएशंस रीजनेबल है। Puneet, what are your views on the defense space PSUs? Totally speaking, limited only to the investments. I know. I mean, in last few months, defense PSUs have really taken investors' fancy.
And the stocks have actually, they're very good companies. If you look at Hindustan Aeronautics, you look at Bharat Dynamics, which makes the missiles, you look at Mazgaon Docks, which makes all the fighter ships, etc. All these companies have very good prospects. They have very strong order book from the government. These are technologically very advanced companies. So clearly these companies are very attractive. But what we have seen is that these stocks have multiplied many times in last 7-8 months. Now, of course, the valuations earlier were very cheap, but now I cannot say that. I would not be very comfortable with high valuations or high PE multiples for defense companies. So these are very good long-term investments. If you want to invest for 3 to 5 years, I think they still are very attractive. But if you are looking to make short-term gains, then I think these stocks have run up a lot in the recent past, and therefore short-term prospects are not very good. But I think long-term they can be held for investment. Well, on a lighter note, Puneet, as you mentioned about Mazgaon, it has almost attained the escape velocity of a Chandrayaan, sort of. Absolutely, just took off. And just 2 months back, I mean, that stock, it had not reacted to earlier market rally, and it just took investors' fancy and took off. नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर तेजी का दौर रहा। चीन में सेंट्रल बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए संरक्षित कोष में कटौती की घोषणा और अगस्त के दौरान औद्योगिक गतिविधियों में बढ़त होने से बाजार में उत्साह रहा। जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.4% की तेजी रही। हालांकि हांगकांग और सिंगापुर के शेयर बाजारों में अवकाश रहा। अगस्त के दौरान चीन का वैश्विक पीएमआई इंडेक्स उम्मीद से बेहतर 49.3 से बढ़कर 51 दर्ज हुआ। चीन के सेंट्रल बैंक ने युआन को अवमूल्यन से बचाने के लिए वर्ष 2023 में पहली बार संरक्षित कोष में कटौती की घोषणा भी की। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में जर्मनी, फ्रांस और लंदन के शेयर सूचकांक 0.2% से 0.6% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। And moving on to the US markets, on the Wall Street yesterday, key indices ended mixed after the US inflation data matched estimates, underscoring expectations the Federal Reserve could pause its monetary tightening, while shares of Salesforce climbed following an upbeat forecast. So the Dow Jones Industrial Average declined 168 points or 0.5% to close at 34,722. The S&P 500 fell 7%, 0.2% to end at 4,508 points. But the Nasdaq gained 0.1% to 14,035. Salesforce rallied 3% following a beat revenue forecast from the cloud-based software provider as it benefits from the price hikes and a resilient demand. In the economic news, the U.S. Commerce Department report showed that the personal consumption expenditures, that is PCE, price index, considered the central bank's preferred inflation gauge, climbed 3.3% in July on an annual basis in line with expectations. Excluding volatile food and energy components, the core PCE price index rose 4.2% in July year-on-year, along in line with estimates. Meanwhile, traders' expectations for a pause in rate hikes at the Fed's September policy meet remained at an 88.5% chance, while their bets on the central bank keeping rates unchanged in November stood at 51% according to the CME Group's FedWatch tool. Well, Puneet, talking of the Fed, so as they estimate in the coming months, let's say September and mostly November, when they meet the next, how do you see the Fed kind of taking any course in the coming times? So clearly, Fed has been insisting that they will look at the data to decide what is the future course of rate actions. And the data that came yesterday, that you mentioned, which is inflation data, was quite benign, I would say, for the U.S. economy. So that's one positive thing. And today, again, we have got the unemployment data. And for the first time, the unemployment rate in USA has again shot up. And now it is at the highest level, 3.8%, highest after March of 2022. So clearly, Fed's goal of bringing down interest rates and to ease the labor market conditions, I think both those goals are being met in the medium term. And therefore, I think there is no great hurry for US Fed to raise rates aggressively now. My own estimate is that Fed will not raise rates in the next meeting. They'll probably wait for more data to come in. And probably then in the month of November maybe or December, we'll probably see possibly one rate hike.
and if the inflation continues to be benign, then that could be position of pat for the Fed. इस वर्ष अगस्त महीने में त्वरित भुगतान प्रणाली यूपीआई ने पहली बार 10 अरब लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की पोस्ट को साझा करते हुए इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा डिजिटल प्रगति को अपनाने का एक प्रमाण है। श्री मोदी ने विश्वास जताया कि भविष्य में इसमें और वृद्धि होगी। पुनीत, ये बहुत अविश्वसनीय जैसा आंकड़ा नज़र आता है। जिस तरह से धीरे धीरे ही कई एक ज़माने में ऐसा सोचा जाता था कि भारत में शायद डिजिटल लेन देन उतना प्रामाणिक ना हो या उतना इसका प्रसार ना हो पाए, उतना प्रसिद्ध ना हो पाए, लेकिन आज सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए यूपीआई एक बहुत महत्वपूर्ण स्तर को पार करता जा रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए? बिल्कुल अमित, देखिए इसके लिए कोई शब्द ही मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है टू एक्सप्रेस द सक्सेस ऑफ यूपीआई। इतने बड़े देश में इतनी दूर हमारे सिटीजन रहते हैं, उन सभी को सुविधा मुहैया कराना थ्रू बैंक अकाउंट एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये इसको आप जानते हैं कि ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है और काफी देश दुनिया के भारत की इस टेक्नोलॉजी को लेना चाहते हैं। और हमारे जो नेबर्स हैं काफी देशों ने तो इसको अडॉप्ट भी किया है और इसको काफी मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। पहले बैंक से रिलेटेड पेमेंट होती थी, अब रुपे कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो सकती है थ्रू यूपीआई। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो ग्लोबल एक पेमेंट प्रणाली है जैसे वीजा और मास्टर कार्ड, उनको ये काफी बड़े पैमाने पर चैलेंज करेगा। और मुझे लगता है रुपे सेटलमेंट और यूपीआई टेक्नोलॉजी विल बी इंडिया रियल अचीवमेंट इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। नजर डालते हैं कुछ और आर्थिक खबरों पे। अगस्त के दौरान मारुति सुजुकी की बिक्री बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 1,89,000 वाहन हो गई। इस दौरान कुल घरेलू वाहन बिक्री 16% बढ़कर 1,56,000 वाहन रही। अगस्त के दौरान बलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस और स्विफ्ट जैसी कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़कर 72,451 वाहन रही। वहीं ब्रीजा, ग्रैंड विटारा, जिम्नी, आर्टिगा और एक्सेल 6 जैसे वाहनों की बिक्री में लगभग 2 गुना उछाल दर्ज हुआ। हालांकि छोटी कारों की बिक्री में लगभग 45% की गिरावट रही। मारुति सुजुकी कंपनी का निर्यात अगस्त महीने में 15% बढ़कर 24,614 वाहन रहा। And moving on to Tata Motors. Tata Motors reported a marginal drop in its total global sales at 78,010 units in August. The total domestic sales were also marginally lower at 76,261 units. Sales of passenger vehicles, including EVs, in the domestic market were down 3.5% at 45,513 units last month. But the passenger electric vehicle sales, including in international markets, zoomed 54.9% to 6,236 units. Total commercial vehicle sale rose marginally to 32,077 units. And on to Mahindra and Mahindra now. M&M has announced that its overall auto sales for the month of August 2023 stood at 70,350 vehicles, a handsome growth of 19% including exports. In the utility vehicle segment, Mahindra sold its highest ever SUVs of 37,270 vehicles in the month in the domestic market. The domestic sales for commercial vehicles stood at 23,613 units. But the car and the van segment faced an unexpected setback, with sales dropping to 0 units in August. अगस्त के दौरान हुंडई इंडिया की कुल बिक्री 15% बढ़कर 71,435 वाहन रही। इस दौरान कंपनी की घरेलू बिक्री में 9% की बढ़त रही, जबकि निर्यात में लगभग 38% का उछाल दर्ज हुआ। अगस्त के दौरान ही बजाज ऑटो की कुल बिक्री में 15% की कुल गिरावट दर्ज हुई। इस दौरान कंपनी की कुल वाहन बिक्री घटकर 3,41,000 वाहन रह गई। वहीं टीवीएस मोटर कंपनी की कुल बिक्री अगस्त में ही 4% बढ़कर 3,45,000 वाहन हो गई। पिछले वर्ष समान अवधि में कंपनी की बिक्री 3,33,000 वाहन थी। पुनीत, पूरे ऑटो क्षेत्र में, अभी आपने थोड़ी देर पहले भी ऑटो क्षेत्र को एक उपलब्धि भरा क्षेत्र बताया था। अब इसमें कहीं जहां मारुति के नतीजे बेहद उत्साहजनक हैं, वहीं ईवी के सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो शायद वो अब करंट नहीं रहा। किस तरह से आंकते हैं पूरे ऑटो क्षेत्र को? अमित, देखिए जो आपने डेटा अभी बताया उसमें 2 पॉइंट्स बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं। पहला ये कि जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें जो एसयूवीज की जो सेल्स हैं वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। दूसरा ऑफ कोर्स सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मारुति अब लार्जेस्ट
एसयूवी सेलिंग कंपनी हो गई है, नंबर 1 हो गई है, महिंद्रा उसके पीछे हो गई है। तो ये मुझे लगता है दो बहुत बड़ी बात है। और तीसरी ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हालांकि थोड़ा स्लो डाउन आया है सेल्स में, पर ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। करीब 50 से 60% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स में हम तेजी देख रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये तीनों ट्रेंड्स, एसयूवी सेल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स, ये डिफाइन करेंगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। लेकिन अगर दोपहिया वाहन का क्षेत्र देखें, वहाँ के आंकड़े निश्चित तौर पे निराशाजनक रहे हैं। अगर बजाज की देखें तो 15% की गिरावट रही है, लेकिन टीवीएस में भी बहुत अच्छे उत्साहजनक नतीजे नहीं रहे हैं। क्या टू व्हीलर सेक्टर पिछड़ रहा है? अमित, देखिए कई महीनों से हम देख रहे हैं कि टू व्हीलर्स की सेल्स जो है थोड़ी सॉफ्ट है। उसका कारण यह है कि जो रूरल सेल्स हैं वहां थोड़ा अभी स्लो डाउन है। मुझे लगता है मॉनसून के बाद जब एग्रीकल्चरल ग्रोथ पिकअप करेगी तब शायद ये सेल्स में बेहतर नतीजे देखेंगे। Puneet, if you recall, the government had almost exhorted by the end of this decade to fully kind of switch to the electric vehicle segment, more or less. So, with the growth and with the kind of results that we have been seeing, especially with the EVs, do you see that happening in real term? And if at all, do we have the infrastructure to actually stand on our own feet? So interestingly, while almost all companies, whether two-wheelers or three-wheelers or four-wheelers, they are investing heavily in EV sector, the truth is that even the most optimistic estimates say that by end of this decade, that is by 2030, we might have about 15 to 20% sales coming from EVs. So I think internal combustion engine ICE vehicles will continue to be the bulwark of the auto industry for at least next 15-20 years. But definitely, I think the directional point is that EVs will become more popular in next probably 15-20 years. All right, moving on to oil now. Global crude oil futures rose today, buoyed by expectations of tightening supplies. Saudi Arabia is widely expected to extend a voluntary 1 million barrel per day oil production cut in October, prolonging supply curbs engineered by the Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC and allies to support the prices. So the Brent crude oil futures climbed 98 cents to trade at $87.81 a barrel. The US crude futures added 95 cents to $84.58 a barrel. Puneet, very briefly, where do you see oil going from here? So oil continues to be to policymakers, and I think it will remain strong given the fact that production cuts are here to stay for some time. दिल्ली सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 100 रुपये के नुकसान से 60,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 400 रुपये के नुकसान से 77,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, डॉलर और सोना दोनों में किसमें कितनी चमक बाकी है? देखिए, डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आया है कल के आंकड़ों के बाद, और 3.5 के आसपास डॉलर इंडेक्स में हमने लेवल देखा, और उसी वजह से गोल्ड प्राइसेस थोड़े बढ़े हैं इंटरनेशनली। मुझे लगता है अगर इंटरेस्ट रेट कट रहता है, यूएस में सॉफ्ट रहते हैं, तो डेफिनेटली डॉलर थोड़ा नीचे आएगा और गोल्ड के दाम ऊपर चढ़ेंगे। पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन चलने से पहले जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य है उसके बारे में क्या आंकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में तो ठीक है, हमने मान लिया कि घरेलू स्तर पर इतना अच्छा सपोर्ट है, वैश्विक बाज़ारों की स्थिति किस तरह से नज़र आती है अगर हम एशिया और अमेरिका के बाज़ारों की बात करें? जबकि अभी आप ही ने कहा कि शायद फेड रिजर्व उतना ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बात ना करे। अमित, देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आने वाले 3-4 महीने ग्लोबल इकोनॉमी के लिए चैलेंजिंग रहेंगे। इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा थोड़ा सा, हालांकि यूफोरिया है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, पर मुझे लगता है थोड़ा स्लो डाउन होगा, और ये 3-4 महीने का जो पीरियड है ये थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा उसमें रिस्क हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर शुड बी मच बेटर। जी पुनीत, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Headlines once again. GST collection for August grows 11% to 1.6 lakh crore rupees. At the stock market, Sensex climbs 556 points, Nifty advances 182 points. Payment platform Unified Payment Interface UPI crosses 10 billion transactions for the first time in August, and Maruti Suzuki India reports the highest ever monthly wholesales at 1.89 lakh units in August. And that's all in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye till we meet again the next time. Market Mantra.
This is Akashvani, the news.